दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर पेपर्स जो कि सेमेस्टर फिफ्थ का है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स यानी कि इंडियन इकोनॉमी। ये फिफ्थ सेमेस्टर का माइनर पेपर है। तो जिस भी स्टूडेंट के फिफ्थ सेम में इकोनॉमिक्स एज ए माइनर पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है बेहद खास। और इस क्लास में हम इस पेपर से बनने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस पेपर की वन शॉट क्लास ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो सेमेस्टर फिफ्थ की प्लेलिस्ट में जाइए और इस क्लास का आप लुत्फ़ उठाइए। पीडीएफ के लिए आपको विज़िट करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट, जहाँ पर आप स्टडी मटेरियल में 5th सेम के फ़ोल्डर में आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है? देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक होता है अपने पास पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो जब हमारी इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर मिलकर काम करते हो यानी कि दोनों ही सेक्टर एक सेक्टर में यानी कि दोनों ही सेक्टर एक्टिव होते हो, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, तो इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। A mixed economy is an economic system in which both public sector and private sector coexist। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स की इंडस्ट्रीज वाइल प्राइवेट इंटरप्राइजेज ऑपरेट इन ट्रेड सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि सरकार प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित करती है, जबकि जो निजी क्षेत्र है वो व्यापार, सेवा और निर्माण में क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि जहाँ पर दोनों ही क्षेत्र या दोनों ही सेक्टर काम करते हो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने 1948 में अपना लिया था। और जो हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी दैट वाज ऑन 6 अप्रैल 1948 को। इसमें हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने बाकायदा साफ-साफ डिक्लेयर कर दिया था कि ये पब्लिक सेक्टर के उद्योग है, ये प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ है। दैट मीन्स हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को आत्मसात किया था। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। द इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग एंड एग्रियन इकोनॉमी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और साथ ही में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। A large population depends on agriculture and per capita income remains low due to high population pressure। जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है और अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम है। तो यानी कि हमसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी, इस क्वेश्चन में 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? डेवलपिंग। कौन सी इकोनॉमी है? कृषि प्रधान यानी एग्रेरियन इकोनॉमी। थर्ड, लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। चौथी, पर कैपिटा इनकम क्या है? कम। पांचवी, एंड हाई पॉपुलेशन प्रेशर, ये क्या है? छठी। यानी कि ये दो ही लाइन में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या है जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलते हैं, यानी कि प्रकृति ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड पावर रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है या साधन है, जैसे भूमि, जल, खनिज, वन और ऊर्जा संसाधन, जिनका उपयोग आर्थिक विकास और मानव कल्याण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, डिफाइन पॉपुलेशन। यानी कि जनसंख्या की परिभाषा दीजिए। पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जनसंख्या से आज से किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी विशेष समय पर निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या से होता है। यानी कि जैसे ये इंडिया है तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में 2025 में रहने वाले लोगों की जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है, नंबर ऑफ पीपल है, उसे हम जनसंख्या कहा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम ए लार्ज पोर्शन ऑफ यंग एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन इन कंट्री। यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश उस आर्थिक संभावना को दर्शाता है जो किसी देश में कार्यशील आयु वर्ग की अधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि उस देश में वर्किंग पॉपुलेशन एज और यंग एज है, उनका क्या पोर्शन है, उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। वाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसमें तकरीबन 20% कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि लगभग लगभग वन फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। दैट्स वाई इंडियन एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी की क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है। Agriculture provides food, employment, raw materials to industries and contributes
सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी एंड एक्सपोर्ट, मेकिंग इट द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि कृषि, खाद्य आपूर्ति, रोजगार, उद्योगों को कच्चा माल तथा जीडीपी और निर्यात में योगदान देती है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार में कृषि का एक महत्व बताइए। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू फॉरेन ट्रेड बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी, राइस, स्पाइसेस एंड कॉटन, अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि कृषि से चाय, कॉफी, चावल, मसाले, कपास जैसे उत्पादों के निर्यात द्वारा हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और अर्जित करके हम विदेशी व्यापार में योगदान देते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो फॉरेन ट्रेड में एक सिग्निफिकेंट रोल रखती है, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उससे हम फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मनी क्या करते हैं, अर्न करते हैं। दैट्स वाई ये फॉरेन जो ट्रेड है उसमें इंपॉर्टेंस रखती है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडस्ट्री, यानी उद्योग क्या है। Industry refers to economic activities involved in the production of goods using raw materials, labor and capital such as textile, steel and cement industries। यानी कि उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जिनमें कच्चा माल, श्रम और पूंजी का उपयोग करके वस्तुओं का क्या किया जाता हो, उत्पादन किया जाता हो। जैसे कपड़े मिलें होती है, इस्पात की इंडस्ट्रीज होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है, इनको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ पर कच्चा माल लगाया जाता है, उस पर श्रम और पूँजी लगाकर उससे प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की एक भूमिका बताइए। इंडस्ट्री जनरेट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प्स ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड टू ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। यानी उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करता है और अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करता है। यानी कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है, सॉरी इकोनॉमी है, वो एग्रियन इकोनॉमी कही जाती है। एग्रीकल्चर पे हमारे बहुत सारे लोग बेस्ड होते हैं, लेकिन आज पहले ये सिग्निफिकेंटली रोल ये 60% का हुआ करता था, बट आज अराउंड 50 टू 45% में ही रह गया है। दैट मीन्स लोग एग्रीकल्चर से निकल के किधर जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, जो कि इकोनॉमी को मॉडर्न अप्रोच देता है। दैट्स मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है उनका इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल है। ये इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस से निकाल के मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी भारतीय उद्योगों की कोई एक चुनौती बताओ जो वह सामना करते हैं। वन मेजर चैलेंज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। यानी कि भारतीय उद्योगों की प्रमुख जो चुनौती है वो है पुरानी तकनीक का प्रयोग होना, जिससे उत्पादकता तो कम होती ही होती है, साथ में जो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ, वो कंपटीशन क्षमता भी हमारी क्या होती है, कम होती है। आउटडेटेड टेक्निक टेक्निक हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस का हम फेस करते हैं चैलेंज, यानी फाइनेंस कम पड़ता है। फाइनेंस कम होने से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज के सामने ये बड़ा चैलेंज है। सॉरी, व्हाट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस, यानी कि औद्योगिक वित्त क्या है। Industrial finance refers to funds required by industries for establishment, working capital, expansion and modernization of business activities। यानी औद्योगिक वित्त से ऐसे उद्योगों को स्थापना, संचालन, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक धन से है। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है वह स्टेब्लिश होना चाहती है, यानी कि स्टार्टअप की बात हो रही है, उसको डेली रूटीन के काम के लिए पैसा चाहिए, उसको विस्तार करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना है, यानी मॉडर्न और बनना है। तो उसके लिए जो पैसों की नीड होती है, फंड्स की नीड होती है, उससे हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी 1991, यानी जिसको हम नई आर्थिक नीति या एलपीजी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इज बेस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि नई आर्थिक नीति 1991 के जो आर्थिक संकट थे उनसे बाहर आने के लिए लागू की गई थी, जो कि उदारीकरण से, निजीकरण से और वैश्वीकरण पर आधारित थी। तो ये जो तीनों नाम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनकी आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। उदारीकरण का मतलब हुआ सरकार का क्या होना, लिबरल होना। लिबरल मतलब जो भी प्रोसीजर है स्टार्टअप के उनमें उदार होना, लाइसेंस वगैरह हटा देना, ये सारी चीजें क्या कही गई, लिबरलाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, निजीकरण का मतलब हुआ पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना और उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन का मीन्स हुआ वैश्वीकरण, यानी कि अपनी इकोनॉमी को बाकी जो संसार है या जो विश्व है, विश्व की इकोनॉमी के साथ क्या करना, कनेक्ट करना, ताकि हमारी इकोनॉमी में फैक्टर्स आ सके और जा सके, यानी एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको, उनके लिए खोल देना या दुनिया के लिए हमारी इकोनॉमी को खोल देना ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ये तीनों सेगमेंट या कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? विनिवेश क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स और दी जनरल पब्लिक, यानी विनिवेश का अर्थ हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को निजी निवेशकों या जनता को बेचना, यानी कि कोई भी सरकार का उपक्रम है जिसमें पूरे पूरे 100% पैसा सरकार ने लगा रखी, सरकार ने क्या किया, इसके 30% जो शेयर्स है वो किसको बेच दिए, प्राइवेट लोगों को बेच दिए। जो इस जो 30% में प्राइवेट को बेचना क्या कहा जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश का कोई एक उद्देश्य बताओ, सरकार ऐसा क्यों करती है। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ disinvestment is reduce the financial burden of the government and improve efficiency of public sector enterprises, यानी कि विनिवेश का एक उद्देश्य सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना है और साथ ही में सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता को बढ़ाना है। कैसे? अगर कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें पहले सारा पैसा सरकार का था, सरकार ने मान लो फॉर एग्जांपल 50% प्राइवेट को बेच दिया, तो एक तो सरकार को अब 50 रुपए लगाने पड़े, एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा, अब 50% पे प्राइवेट आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर को आपको पता है वो एफिशिएंसी पे काम करते हैं। सरकारी जो उपक्रम होते हैं आपको पता है वो ढिलाई पे काम करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अपन जानते हैं। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसके लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है ये भी, और साथ ही में सरकार का फाइनेंस बर्डन भी कम होना इसका एक उद्देश्य होता है। अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर, जिसमें फॉरेन ट्रेड और प्लानिंग की बात करेंगे। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार क्या है? दो देशों का आपस में लेन देन होना विदेशी व्यापार कहा जाएगा। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ए कंट्री एंड अदर कंट्रीज थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, यानी कि विदेशी व्यापार से ऐसे किसी देश द्वारा अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात से है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का आपको मालूम होना चाहिए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे देश को सामान बेचना यानी कि निर्यात। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से सामान खरीदना यानी कि इंपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बीओपी क्या है? आपको पूरा नाम भी नहीं देखने को मिले तो हो सकता है बीओपी से भी पूछ ले। इसको व्यापार संतुलन कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि व्यापार संतुलन किसी निश्चित अवधि में किसी देश के कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर बताता है, यानी कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और हमने कितना इंपोर्ट किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्सपोर्ट कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। दैट मीन्स बीओपी 3 तरीके का होता है जनरली, एक्सपोर्ट, सॉरी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बैलेंस्ड। तो पॉजिटिव होना हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है तो इसको अनुकूल कहते हैं। नेगेटिव होना हमारे लिए एडवर्स है तो इसको एडवर्स कहते हैं। और बैलेंस्ड कभी होता ही नहीं कि जितना हमने किया, तो ये एक बोलने की बात है कि कभी जीरो हो जाए, लेकिन कभी होता नहीं, या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इंडिया के मामले में बात करें तो ज़्यादातर हमारा क्या रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स रहता है, ऋणात्मक रहता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार संरचना से क्या आशय है, यानी कि हम विदेशी व्यापार में कौन कौन सी वस्तुएं, सर्विस और सामान भेज रहे हैं और मंगवा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर हमारा कंपोजिशन कहा जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, यानी कि विदेशी व्यापार की संरचना से आशय उन वस्तुओं और सेवाओं से हैं जिनका कोई देश आयात और निर्यात करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब विदेशी व्यापार नीति क्या है, तो फॉरेन ट्रेड करने के लिए जो पॉलिसी लेकर आती है गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड स्ट्रेटेजीज डिजाइन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार नीति सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति है जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि निर्यात संवर्धन हेतु और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करने या नियंत्रित करने के लिए बनाई होती है। यानी कि
किस प्रकार से हम एक्सपोर्ट को, यानी कोई भी देश होगा वो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन मनी है होती है, उसका क्या होती है, अर्निंग होती है, यानी कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और एक्स इम्पोर्ट से हमारा खुद का जो मनी है वह बाहर जाता है, तो कहीं न कहीं एक्सचेंज वैल्यू में उसका प्रभाव पड़ता है। तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए और इम्पोर्ट को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, वो टारगेट होता है पॉलिसी का। एंड साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होते हैं, उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, उनके सारे रूल्स इस पॉलिसी में डिजाइन्ड होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन क्या है, यानी कि अपने देश की हम जो प्लानिंग करते हैं, यानी कि हमें हमारे रिसोर्सेज किस प्रकार से मैनेज करना है और हमारे जो गोल्स हैं उनको किस प्रकार से हमें टारगेट करना है, उसके लिए जो प्लानिंग बनाते हैं दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट सेट डेवलपमेंट गोल्स एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज टू अचीव देम। यानी आर्थिक नियोजन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें सरकार विकास लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधनों का आवंटन करती है। इसके लिए हमने कौन-सी योजनाएँ चलाई थी? पंचवर्षीय योजनाएँ चलाई थी, उसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग ही कहते हैं। और पंचवर्षीय योजना का सेगमेंट हमने सेपरेटली अपलोड कर रखा है, मैं एंड स्क्रीन पे उसका वो दे दूँगा लिंक। और आपको 5 ईयर प्लान का जो 2 ही क्लास अपलोड है वो देखनी चाहिए, और नीति आयोग की सेपरेट क्लास अपलोड है, इसको भी देखनी चाहिए। आपकी 1 यूनिट एकदम तुरंत ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना मटेरियल आपको मिले पढ़ने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। व्हाट इज़ नीति आयोग? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग इज़ ए पॉलिसी थिंक टैंक एस्टैब्लिश्ड इन 2015 टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी कि नीति आयोग 2015 में स्थापित एक नीति निर्माण संस्था है जिसने योजना आयोग का स्थान लिया और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। और इसमें देखो यहाँ पे थिंक टैंक नाम है, तो नीति आयोग को इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 को ये स्थापित हो गया था, और इससे पहले इसकी जगह कौन कार्य करता था? प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जो कि पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने का कार्य करता था। नीति आयोग प्लानिंग बनाता है, लेकिन कौन-सी बना रहा है? 15 वर्षीय, यानी कि विज़न पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नीति आयोग में आप पढ़ पाओगे। अगला क्वेश्चन है स्टेट वन फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का कोई एक कार्य बताओ। वन फंक्शन ऑफ नीति आयोग इज टू प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज टू द गवर्नमेंट। यानी नीति आयोग का एक कार्य सरकार को नीति संबंधी सलाह देना, दीर्घकालीन विकास रणनीतियाँ प्रदान करना है। यानी कि थिंक टैंक का काम, इसका नाम ही क्या है, थिंक टैंक है, तो पहली बात तो ये एडवाइस वगैरह करता है कि किस तरीके से काम करना है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है, उसके बारे में ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। साथ ही में ये एसडीजी का क्या है, रेगुलेटर भी है इंडिया में। तो ये सारे काम किसके हैं? नीति कमीशन के हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट यूनिट फोर्थ, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम समझेंगे। पहला ही बात है डिफाइन पॉवर्टी। गरीबी क्या है? गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकते। गरीबी का मतलब होता है जनरली जो हमारी बेसिक नीड है, लाइफ़ की जो बेसिक नीड्स है, उसको फुलफ़िल नहीं करने वाली कंडीशन को हम पॉवर्टी कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को पुअर कहा जाता है। पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन इन व्हिच पीपल लैक सफिशिएंट इनकम एंड रिसोर्सेज़ टू मीट बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, हेल्थ एंड शेल्टर। यानी कि गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। उस कंडीशन का नाम गरीबी। और गरीबी 2 तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट गरीबी, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड द सेकंड इज़ रिलेटिव पॉवर्टी, यानी रिलेटिव यानी सापेक्षिक गरीबी, सापेक्ष गरीबी। और एब्सोल्यूट का मतलब होती है निरपेक्ष गरीबी। तो जो अभी बेसिक नीड वाली बात हुई उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, और सापेक्ष गरीबी होता है कंपैरेटिवली गरीबी, यानी कि अमीर के सामने गरीब दिखने वाली गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आपकी तो इच्छा ही नहीं है काम करने के लिए, आप घर में पड़े पड़े रील देखना चाहते हो, क्या वह बेरोजगारी कही जाएगी? नहीं। बेरोजगारी का मतलब है आप हाथ पैर मार रहे हो काम के लिए, और जो मार्केट में मजदूरी रेट है उस पर भी आप काम करने के लिए तैयार हो, फिर भी प्रयास करने के बावजूद आपको काम नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को बेरोजगारी कहते हैं। ना कि ये कि आपकी तो इच्छा रीलें देखने की है, तो ये बेरोजगारी नहीं कही जाती। Unemployment refers to a situation where people willing and able to work do not get suitable employment। यानी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें काम करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद व्यक्ति को तलाशने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता है, दैट इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह का होता है, उसको
वो समझने के लिए आपको वन शॉट क्लास देखनी ही होगी। व्हाट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या होती है? इसके अदर नाम बता देता हूँ, इसको अदृश्य बेरोज़गारी भी कहते हैं, इसको छुपी हुई बेरोज़गारी भी कहते हैं। अब छुपी हुई बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई खेत है, इस खेत पर 3 जने काम कर रहे हैं, 3 जने काम करते हैं, इस खेत से 10 बोरी गेहूँ की होती है, 10 बोरी गेहूँ होता है। इस पर चौथा व्यक्ति भी काम करने लग गया और चौथे व्यक्ति के काम करने के बावजूद भी इस खेत से कितनी गेहूँ हो रही है? वही 10 बोरी गेहूँ हो रही है। तो अगर हम चौथे व्यक्ति को इस खेत से हटा दें तो क्या प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो चौथा व्यक्ति है वो काम करता हुआ दिखता तो है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई या अदृश्य बेरोज़गारी कहा जाता है, जिसका एक नाम प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी है। Disguised unemployment occurs when more workers are employed than required and removal of some workers do not reduce output यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं और कुछ को अगर हम हटा भी दें तो भी हमारा उत्पादन कम नहीं होता। उस सिचुएशन को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। डिफाइन इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति कह लो या फिर इसको दूसरा वर्ड एक महँगाई भी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जब जनरल प्राइस लेवल में बढ़ोतरी की ट्रेंड दिखे, तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि जब मार्केट में भाव महँगे होने के ट्रेंड दिखे, ऐसे अचानक महँगाई आना और फिर वापस चले जाना को हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। एक स्थायी बढ़ोतरी अगर हमें दिख रही है, तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। Inflation refers to a continuous rise in the general price level of goods and services over a period of time। यानी मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रीजनल इनइक्वालिटी यानी क्षेत्रीय असमानता क्या है? क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय विषमता या रीजनल डिस्पेरिटीज क्या होती है? जब एक क्षेत्र का तो क्या हो जाना, डेवलप हो जाना, और एक क्षेत्र का क्या हो जाना, बैकवर्ड रह जाना, क्या कहा जाएगा? रीजनल डिस्पैरिटी। यानी कि जयपुर और जैसलमेर की हम तुलना करें तो जैसलमेर जयपुर के सामने कंपैरेटिवली क्या है? बैकवर्ड है। तो एक क्षेत्र का पर ज़्यादा फोकस हुआ, उसको ज़्यादा डेवलप किया, दूसरे को हमने बैकवर्ड रख दिया, उससे रीजनल इनइक्वालिटी कहा जाता है। रीजनल इनइक्वालिटी रेफर्स टू अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम डिफरेंसेस अमंग वेरियस रीजन्स ऑफ ए कंट्री। यानी कि क्षेत्रीय असमानता का अर्थ हुआ देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास और आय में असमानता होना। जैसे राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, नागालैंड हुआ, ये कंपैरेटिवली बैकवर्ड स्टेट है, इसलिए ये क्षेत्रीय असमानता कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? अब ग्रामीण विकास क्या है? भाई गाँव में जो बेसिक नीड होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सुविधाएं डेवलप करना क्या कहा जाएगा? रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल रेजिडिंग इन रूरल एरियाज। यानी ग्रामीण विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक और जीवन स्तर की स्थितियों में क्या करना? सुधार करना या उसे विकसित करना रूरल डेवलपमेंट कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसी एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम लिखो। तो एक नहीं, आप भाई करियर एडुनेस से पढ़ने वाले बच्चे हो, हमने आरडीपीज की सेपरेट 2 क्लास अपलोड कर रखी है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हमने भंडारा किया हुआ है। दैट मीन्स रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन 2 क्लास को आप देख लेना। मैं ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पे लिंक दे रहा हूँ। अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हो तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपको फिर कभी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। और मेरा यही है कि एग्ज़ाम टाइम में जितना आप पढ़ सकते हो वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ा हुआ होगा उतना ही आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे, और जितना लिख पाओगे स्कोर तो आपको पता ही है कैसे किया जाता है एग्जाम में। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की आप सेपरेट क्लास देख लीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा या एमजी नरेगा कह दो। मनरेगा इज ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। यानी कि मनरेगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम है, एनआरएलएम है, एसजीएसवाई है, एसडीजीएसवाई है, पीएमजीएसवाई है। तो बहुत सारे प्रोग्राम है, क्लासेस देखो और खुद जान जाओ। बात करें सेक्शन बी की, जिसमें हम क्वेश्चन, अब मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से क्लास क्या हो जाएगी, बेवजह ही लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, स्टार मार्क लगा लो। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा छपने वाला है।
यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? डेवलपिंग है, मिक्स्ड है, एग्रीरियन इकोनॉमी है। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लाइवलीहुड उनका एग्रीकल्चर से चलता है, पॉपुलेशन की कम डिमांड यानी कि डिमांड क्या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम है, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अनइवन है या अनइक्वल है, अनएम्प्लॉयमेंट से घिरी हुई है, डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है और भी कई तरीके की इसमें यानी अंडर डेवलपिंग है। इस तरीके से आप इसकी 10 विशेषताएँ लिख सकते हो। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है? क्वेश्चन में भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर बट पढ़ना चाहिए आपको। फिर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल है? पूछा जाने के चांसेस हैं। फिर है डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। अर्थ उद्योगों का क्या महत्व है वो भी आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन द मेन चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे एलपीजी कहा जाता है। स्टार मार्क लगा लो, पूछने की पूरी पूरी संभावना है। फॉरेन ट्रेड एंड प्लानिंग नीति आयोग इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, यानी कि भारत में विदेशी व्यापार का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, समझाओ। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। नीति आयोग आपसे पूछा जाएगा क्या है नीति आयोग, क्या फंक्शन है, क्या रोल है। नीति आयोग की सेपरेट क्लास है, सेपरेट क्लास से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए नीति आयोग का, आपको फिर और कुछ पढ़ने की नीड पड़ेगी नहीं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपसे पोवर्टी या तो पोवर्टी आपसे पूछा जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपकी झोली में आने ही वाला है दोनों में से। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या आरडीपी जिनको कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसके अलावा बड़े वाले क्वेश्चन भी इसमें खूब रखे हैं मैंने पीडीएफ को आप एक्सेस करो और वहाँ से इस पीडीएफ से आप क्वेश्चन पढ़िए। तो ये थी अपनी इंडियन इकोनॉमी माइनर सेमेस्टर 5th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, और वन शॉट देखना ना भूलिएगा। पीडीएफ आपको एज यूजुअल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो होप आपने क्लास को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। करियर रेडनेस की ओर से हमारे सारे बच्चों के लिए बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से एग्जाम दो और एग्जाम देकर आने के बाद इधर कमेंट किया करो कि सर कैसी क्लास रही थी या किस तरीके से आपको हेल्प आउट हुए आप इस क्लास से, क्योंकि वो हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।